नाजरीन आदाब, आपका मनपसंद प्रोग्राम जाबीन लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जहाँ हमने हाल ही में बात की मरकज़ी बजट से मुतल्लिक, यहाँ जम्मू कश्मीर के बजट से मुतल्लिक, वहीं हमने आज मुनासिब समझा आज हम सेहत से जुड़े एक अहम मसले पर बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा जो है, वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से जो सहूलियात दस्तयाब है और जिस तरह का प्रोसीजर वहाँ पे अपनाया जा रहा है, उसकी हर सतह पर सताइश की जाती है और लोग वहाँ पे आके उन सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन ये किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या है और इसके रिस्क्स क्या है और ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है वो किस तरह गुजरती है, क्या कुछ इसमें करने की ज़रूरत है, ये ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखें यह डॉक्टर आरिफ हमीद साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी सिक्किम श्रीनगर। डॉक्टर आरिफ हमीद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। डॉक्टर आरिफ हमीद साहब, जिस तरह से हमने बात की कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से मुत्तलिक, यानी एक इंसान को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है। सबसे पहले हमारा अवाम जहाबीन प्रोग्राम के देखने वाले इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि आँख बीमार येमिस किडनी मज का प्रॉब्लम गई KFT उन्नताहिनिश तम पत नुत डिसाइड करो कि अमिश वन अम पत किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत, तो कब आपको पता चलता है कि इसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल अहम सवाल है कि पहले हमें यह समझना है कि किडनी जो है इसका काम क्या है। जी, तो अगर हम बिल्कुल सिंपल तौर पे समझना चाहें तो ये एक ब्लड को फिल्टर करता है, सफाई करता है। जो ब्लड में सफाई करने की ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन, उसकी सफाई करता है। ये बेसिक काम है दोनों किडनीज़ का। तो अगर अब इस किडनी में या दोनों किडनीज़ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम जन्म से हो सकती है, बाय बर्थ प्रॉब्लम बाद में आ सकती है, या मेडिकल इश्यूज़ हैं या सर्जिकल इश्यूज़ हैं, तो किसी वजह से इस किडनी के काम करने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए, पहले कम होगी बाद में बढ़ जाएगी, तो एक सूरत फिर वो आती है कि फिर ये किडनी फंक्शन मैनेज नहीं हो पाता, नॉर्मल नहीं होता है, ब्लड में सफाई नहीं होती है, जिसमें आपने अभी अर्ज़ किया कि KFT बढ़ जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन। तो एक लेवल के बाद जब किडनी बिल्कुल काम ना करे, वजूहात अलग है, तो जब ये स्टेज पहुंचता है तो फिर किडनी को कुछ मुतबादिल चाहिए कि जो फिल्ट्रेशन ब्लड का करना है, तो उसके लिए हम कैसे करें। तो इनिशियली कुछ टाइम तक, जैसे आपने भी सुना होगा कि डायलिसिस होता है, मशीन के ज़रिए खून में सफाई होती है, फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन अल्टीमेट फिर सोल्यूशन होता है कि भाई एक नई किडनी मुतबादिल एक सब्स्टिट्यूशन आ जाए कि जो और नॉर्मली फिर से किडनी का काम करे, और जिसको हम फिर अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। हमने इससे पहले, चूंकि ये सवाल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, हमने ये भी देखा है कि जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे यूरोलॉजी का आपका डिपार्टमेंट है, बहुत सारी सर्जरीज आप अंजाम देते हैं, आप ज़्यादातर किडनी को बचाने की सबसे पहले किस वक्त कोशिश करते हैं? जब नेफ्रेक्टमी होती है, जब थोड़ा सा एक पार्ट जो है जब वो काटते हैं, उसका क्या? जी, ये कोई भी, जैसे हमारा यूरोलॉजी में सर्जिकल है, तो हमेशा कोशिश होती है कि किडनी का जो फंक्शन है ये बचे, इसको हम सेव कर पाए, चाहे स्टोन है, चाहे रुकावट है, चाहे कोई ट्यूमर है, कुछ भी इशू है, तो हम हमेशा कोशिश रहती है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, यूरोलॉजिस्ट या जो भी सर्जन है, कि इसको हम बचाएं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सो दैट जो भी किडनी का फंक्शन बचा है तो वो महफूज रहे, उसको हम सेव कर पाए। तो इसी तरह से हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट कोलीग है, वो बाकी मेडिकल रीनल डिजीज जिनको हम कहते हैं, जिसमें नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, बाकी सब चीज़ें, नेफ्रोपैथीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम इस जो कुछ खराबी आ रही है किडनी के फंक्शन में, उसको हम रोक सकें, उस पर कोई कंट्रोल ला सके, सो दैट कि जितना टाइम निकले वो किडनी फंक्शन मेंटेन रहे, सो दैट एक कंफर्टेबल लाइफ पेशेंट को रहे, कि जितना वो कम से कम उसमें खराबी रोकने की कोशिश करे वो करते हैं। और सर्जिकल साइड से हम लोग तो कितना भी हो, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी सूरत में जितना किडनी फंक्शन वहाँ तक बचा है
तो उसको हम सेफ कर पाए, सेफ गार्ड कर पाए। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें समझाया कि मतलब हम किडनी को बचाने के हवाले से किस तरह के इकदाम आप कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आ गया और आज उस पेशेंट को आपने फाइनल ये आपको मतलब ये अपनी जगह आप इस नतीजे पे पहुंचे कि अब इसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, किन मरहलों से गुजरना है, क्या कुछ करना है जी इस कनेक्शन? तो अल्टीमेटली जब हमें ये समझ आया कि इसका फंक्शन पूरा ख़त्म हो गया, चाहे मेडिकल इशू है या सर्जिकल इशू या जो भी है, तो फाइनली एक डायग्नोसिस होता है कि अब इसका रिकवरी नहीं हो सकती है, कोई दवाइयों वगैरह से नहीं हो सकता है। मामूली सी कोई दवाइयाँ हम दे सकते हैं कि इन्फेक्शन या बाकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर किडनी फंक्शन रेस्टोर वापस करना है, उसको बहाल करना है, तो फिर एक सूरत आती है कि इसका एक फाइनल डायग्नोसिस होता है कि क्यों था, क्या ये इसका बुनियादी वजह मेडिकल इशू था, इसको हम मेडिकल रीनल डिजीज़ बोलते हैं। उसके लिए एक बायोप्सी होती है किडनी की कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था, नेफ्रोपैथी थी, क्या था, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, किस वजह से हुआ। या कभी कभार जो ज़्यादातर लोग ये खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, एनर्जेटिक नेफ्रोपैथी उसको बोलते हैं, उससे भी किडनी ख़राब होती है। तो ये हम एक क्लियर डायग्नोसिस, क्योंकि आगे भी उसका फिर ख्याल रखना होता है। दूसरी सूरत है सर्जिकल, जैसे हमने देखा कि दोनों साइड किडनी में स्टोन्स थे, नेगलेक्ट हो गए, किडनी ख़राब हो गई, तो उसमें कोई फिर बायोप्सी का रोल नहीं, वो तो समझ आ जाता है कि किडनी ख़राब हो गई दोनों। या पहले बाय बर्थ एक ही किडनी थी, वो भी डैमेज हो गई, तो ऑब्वियसली फिर कोई फंक्शन रहा नहीं। तो ये एक फाइनल डायग्नोसिस बनता है कि किस पेशेंट का, हम अगर इस लेवल पे इसका पूरा किडनी फंक्शन अब ख़त्म हो गया है, तो वजह क्या था, कि क्या किडनी के काम करने में कोई ख़राबी आई या कोई सर्जिकल कॉज था, मेनली कि स्टोन थे दोनों साइड, नेगलेक्ट हो गए, कि एक रिफ्लक्स नीचे का यूरिन वापस आ रहा था, कोई ज़बरदस्त इन्फेक्शन था जो ट्रीट नहीं हुआ, या दोनों साइड से ट्यूमर्स थे। तो ये रीज़न बन के एक डायग्नोसिस बनता है कि अब इस पेशेंट के लिए इमीडिएट टेम्परेरी ऑप्शन डायलिसिस है, तो परमानेंट अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो वो ट्रांसप्लांट। जी नाज़रीन मोहतरम, अब एक ख़ास मुद्दे की ओर हम आएंगे कि जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, ब्लड प्रेशर जब होता है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, या अगर किसी को हेरिडिटी होती है वो भी खामोश रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो डॉक्टर साहब जिसका रिस्पॉन्स आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कमन पेशेंटन यमन बासि कि हेरिडिटी च किडनी खराब या यम जन ब्लड प्रेशर दवा खेवानी या ब्लड प्रेशर कुन जोनी दिवान। तो ये जो इस तरह के केसेस हम देखते हैं वारियान जायन ये वुचान पे आम वन कि कोई लेडी है, शादी हो गई, अब शादी के साथ तो ज़्यादा अमल दखल नहीं देखा जाता है जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन ये कहें कि 3 महीने के बाद फिर डेथ हो गई, अचानक पता चलता है कि दोनों किडनीज खराब है। जी। तो क्या कुछ करना चाहिए इस सिलसिले? देखिए, आपने जहाँ तक कहा कि हेरिडिटी एक होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों किडनीज में सिस्ट्स होते हैं जो फेमिलियल होते हैं, हेरिडिटी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो वो फेमिलियल हो सकता है, पेरेंट्स में हो, बहन भाई में हो, बच्चों में हो। तो वो पहले सिस्ट आते हैं दोनों किडनी में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं, तो वो पूरी किडनी को ख़त्म करके किडनी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो जिनमें भी ये फैमिली हिस्ट्री है ऐसे सिस्ट की, बायलैटरल बड़े सिस्ट हैं, फैमिली में ऑलरेडी है, तो उन फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स में हो, बच्चों में हो, बहन भाइयों में हो, तो उनको देखना पड़ता है, क्योंकि एक एज तक 30-35 तक देखना पड़ता है कि कैसे हम इसको कंट्रोल में रख सकें, सो दैट जितनी देर पॉसिबल हो किडनी फंक्शन प्रिजर्व हो। ये तो एक चीज़ है। दूसरा आपने कहा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, बहुत ही अहम, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली किडनी फंक्शन ख़राब करती है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल या पोरली कंट्रोल, और सिमिलरली ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल, पोरली कंट्रोल, क्योंकि अल्टीमेटली ये दो डिजीज़ हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसी तरह किडनी पे भी करती हैं। जब किडनी पे किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी डैमेज होती है, उसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी जो भी है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर वो टाइम पे उन पे कंट्रोल रहा तो ये दोनों चीज़ें हम बहुत बहुत हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि मतलब हमें मतलब ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको चेक करने की ज़रूरत है, या साइलेंट ब्लड शुगर के हवाले से जिस तरह से हमने अवेयरनेस भी की, वो उसको देखने की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग की इनफैक्ट ज़रूरत है। तो जो हमारे मतलब छोटे हॉस्पिटल्स हैं दूर दराज इलाकों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले पेशेंट वहाँ जाता है तो ये कहा जाता है कि नहीं आप एक्सरे पहले कीजिए। स्क्रीनिंग में वो कहीं मदद कर सकते हैं या कुछ रेफरल सिस्टम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे हमें पता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ ही हैं, तो जितना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डाइट पे आ रहा है, तो खाने पीने का असर, जंक फूड, अदर हाई सॉल्ट इंटेक है या हाई शुगर इंटेक है, तो ये चीज़ों में रिस्क तो रहता ही है।
तो एक अवेयरनेस एक पेशेंट को देना कि ब्लड प्रेशर चेक कर ले, ब्लड शुगर चेक कर ले, या इवन यूरिन एग्जामिनेशन कर ले, किडनी फंक्शन टेस्ट कर ले, ये एक बेसिक लेवल पे भी जो इनिशियल जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो भी दे सकता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अवेयरनेस की बात है कि अगर वो किसी भी पेशेंट को ये बेसलाइन एक इन्वेस्टिगेशन कर दे तो एक बेसिक आइडिया मिलता है कि इस पेशेंट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आगे क्या करना है इसका। एक सवाल आपसे है, मान लेते हैं एक पेशेंट है, इसको मैलिग्नेंसी का इशू है जी, कार्सिनोमा है जी, लेकिन कार्सिनोमा में आप जब सर्जरी का पार्ट करते हैं तो पार्शियली आप किडनी को बचा नहीं सकते हैं। कहीं पे बचा सकते हैं, कहीं पे नहीं बचा सकते हैं। मान लेते हैं एक पेशेंट हमारे पास है जिसको आप किडनी को बचा नहीं सकते हैं, क्या इसके बाद, हालांकि उसका जो मैलिग्नेंसी का इशू है वो बाकी अभी फैल नहीं गया है, जब आप उसका टेस्ट वगैरह करते हैं तो आप बिल्कुल आपको ये पता चलता है कि इसकी अगर सर्जरी करेंगे, किडनी कट करेंगे तो उसके बाद वो ठीक रहेगा, क्या इस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसके बाद दूसरी किडनी, या एक ही किडनी पे आप जी जी हाँ, बहुत अच्छा, दो इम्पोर्टेंट सवाल इसमें। पहले कि अगर किडनी में ट्यूमर या कुछ हो, बहुत पहले क्या होता था कि कहीं पे भी छोटा बड़ा ट्यूमर हो तो पूरी किडनी निकालते थे, तो लेकिन अब पूरा ये चेंज हो गया है कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे जितना ट्यूमर है, जितने उसमें है, तो उसी एरिया को और उसके साथ थोड़ा सा नॉर्मल एरिया निकाल के, तो कोशिश रहती है कि बाकी किडनी बचाए, बिल्कुल, जिसको हम आजकल हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी या नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी बोलते हैं, अब NSS, कि उसी एरिया को निकालो, थोड़ा सा उसके साथ नॉर्मल, बाकी किडनी बच सकती है। तो आजकल मैक्सिमम कोशिश रहती है, चाहे बड़े भी ट्यूमर्स हो, वो भी क्योंकि लेप्रोस्कोपी है, रोबोटिक है, बाकी चीज़ें हैं, कि हम उतना ही रिमूव करें, बाकी किडनी को सेव करके फॉलो कर ले, ये एक चीज़ है। दूसरा कि अगर एक किडनी रिमूव करनी भी पड़ी तो दूसरी किडनी पे नॉर्मली इंसान रह सकता है, तो उसको इमीडिएट या कोई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि उसमें ये मिसाल मैं दूंगा कि बहुत सारे पेशेंट बाय बर्थ, जन्म से उनको एक ही किडनी होती है, तो उनको कोई इशू नहीं है, वो हमेशा 70, 80, 90 साल, 100 साल भी रह सकते हैं। एहतियात बरतने की जरूरत है, ज्यादा दबाव तो नहीं पड़ता। एहतियात ये है कि देखो, 2 किडनीज है तो ऑब्वियसली अगर एक में खराबी आई, खासकर स्टोन आया, कुछ ट्यूमर आया, तो दूसरा तो सेफ है। लेकिन अब जब एक ही रही तो थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल तो उसमें रखना ही है कि उसमें फिर छोटा स्टोन हो, थोड़ा इन्फेक्शन हो, तो उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। लेकिन अगर एक किडनी का 30-40% भी सेव कर पाए, एक ही का, उस पर भी इंसान सस्टेन कर सकता है। जिस तरह से आपने अभी हमें डॉक्टर साहब समझाया कि मतलब एक किडनी के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी के हवाले से आपने बात की, अभी हम एक और मुद्दे की ओर बढ़ेंगे, किडनी से रिलेटेड ही है। जिस तरह से मान लेते हैं कोई पेशेंट ऐसा है कि अब इसको किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ये किडनी कुछ है कि दित प्रोसीजर क्या अच्छा किया, कुछ जाए का पत परमिशन अनुन अच्छा किया, टेस्ट करो क्या बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल। अब जब ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब डिसाइड हुआ कि ट्रांसप्लांट करना है, तो फिर जो प्रोग्राम जो होता है हमारा, जो है हम लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट के आपस के रिलेशन में जो होते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और एक कानूनी तौर पे लीगली हस्बैंड वाइफ भी अलाउड है, ठीक है। ये बेसिक है कि जो डोनेट आपस में कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाज़ाब्ता एक लीगल प्रोसीजर है, इसमें ऑथराइजेशन कमेटी है, वो लोग सारा ये एसेटेन करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि इनकी रिलेशन, डोनर और रिसिपिएंट की रिलेशन क्या है। बाज़ाब्ता टीम बैठता है, वो हर कोई डॉक्यूमेंट लोकल लेवल पे तहसीलदार साहब, DC साहब, सब कुछ उसमें देखते हैं कि इन 2 लोगों की रिलेशन क्या है, जो ये बता रहे हैं ये एक्चुअल है कि नहीं, वो सर्टिफाई होता है। उसके बाद वो बोर्ड बैठता है, ऑथराइजेशन कमेटी का बोर्ड बैठता है, वो सब सर्टिफाई करते हैं। जब वो पूरा सर्टिफाई हो जाए, उसके बाद ही हम लोग, मतलब यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, बाकी एनेस्थीसिया टीम, उसके बाद हम उसमें आते हैं। तब तक हमारा रोल नहीं होता, क्योंकि ये अलग ही टीम करती है, मगर ये बाज़ाब्ता कानूनी तौर लीगली पूरा सर्टिफाई होता है। एक अहम सवाल, उसका रिस्पॉन्स आपसे वो इस तरह से है कि यहाँ पे चूंकि अभी उसका रुझान नहीं है, लेकिन उस रुझान की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। वो ये है कि जब किसी को किडनी की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत उनको तगदो करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, फैमिली में देखनी पड़ती है, तो और उस वक्त कुछ जिन पे ज़्यादा उम्मीदें भी कभी कभी वाबस्ता होती है वो भी सामने नहीं आ जाते, क्योंकि पार्ट पेश करना होता है। लेकिन अब अगर डेथ के बाद इंसान, अब डेथ के बाद किडनी को अपनी तरफ से अतिया करना चाहिए, मान लेते हैं मैं अपनी तरफ से मौत के बाद किडनी को अतिया करना चाहिए, क्या उसके बाद ये किडनी महफूज कहीं रह सकती है कि या इमीडिएटली इसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है? देखिए जी, जिसको जो हम कहते हैं कैडेवरिक रीनल ट्रांसप्लांट, तो ये जो हम कहते हैं कि जो पेशेंट्स जो ब्रेन डेड होते हैं उनके ऑर्गन्स हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी, हार्ट, लंग्स, बाकी चीज़। लेकिन
एक वो भी सर्टिफाई करना है कि ये ब्रेन डेड है, और उसने या उसके जो लवाकिन है अटेंडेंट्स है उन्होंने परमिशन दिया है। तो फिर बाज़ाब्ता यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो जो है पूरा जो कंट्री में जो ये रेगुलेट करती है। उसके बाद रीजनल लेवल पे रोटो होता है, स्टेट लेवल पे हमारा सोटो है जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें सारा ये जो इस पेशेंट जो इस तरफ के पेशेंट होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए उनका एक वेटिंग लिस्ट होता है। तो ये पूरा अलर्ट आता है पूरा सिस्टम में कि किसी जगह पे ये अवेलेबल है तो कौन लेना चाहते हैं। तो अगर 2 किडनीज है तो सबसे पहले एक किडनी तो उसी सेंटर में जाती है जहाँ पे वो पेशेंट आपका मिल जाता है ये डोनेशन के लिए। तो दूसरा कि वो पूरा अपने सिस्टम में अलर्ट कर सकते हैं कि कोई भी आके रिट्रीव कर सकते हैं अपने उस पेशेंट के लिए जो वेटिंग लिस्ट में होता है। तो जितना जल्दी हो जाए तो उतना बेहतर होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए वो वहाँ पे जो रिट्रीव करते हैं निकालते हैं किडनी, वो उसको परफ्यूजन करके उसको कूल करके उन स्पेसिफिक बैग्स में डाल के दूसरी जगह पे जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने इस अहम सवाल का भी जवाब दे दिया डॉक्टर आरिफ साहब। डॉक्टर आरिफ साहब, आपसे एक और सवाल जानने की कोशिश, क्योंकि आपको बड़ा बर्डन हॉस्पिटल में भी रहता है थिएटर के हवाले से। हम जानते हैं कि आप किस तरह से मॉर्निंग में हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर आपको नज़र रहती है कि नहीं ये पेशेंट है, तो बाज़ पत फिक्र आसान ये अच्छे दावत दिचु तम पत पे तो गोड पन हॉस्पिटल शेड्यूल तु वुचुन कि सर्जरी पार्ट तो मतलब पेशेंट मा गोड करो सा काम तम पत वातो योतन। वाकई तौर एक तो ये आपका जो पेशा है, लेकिन दूसरी साथ साथ हम कहेंगे कि ये इबादत भी है। तो ये हम आपसे रिस्पॉन्स चाहेंगे कि इसमें अगर कोई पेशेंट है, अगर लोग जो है लोगों को किडनी को, जैसे आपने कहा कि आपके पास किस तरह की फैसिलिटी है अगर हम शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात जी देखिए, हमारे पास 2 किडनी के हवाले से अगर हम कहेंगे हमारा पूरा सिस्टम फुली इक्विप्ड है। सबसे पहले हमारे जो इस किडनी के दूसरे अहम डिपार्टमेंट से मैनेज करने के लिए वो नेफ्रोलॉजी है। तो नेफ्रोलॉजी बहुत बड़ा सिस्टम है, वो बहुत काम करते हैं। जो भी हमने कहा कि मेडिकल रीनल डिजीज जो होते हैं, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, फंक्शनिंग के हवाले से, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो वो सारा वो मैनेज करते हैं। इनफैक्ट ये जो ट्रांसप्लांट की पूरी जो तैयारी वो तो नेफ्रोलॉजिस्ट ही करता है, पूरा उनका वर्क, पूरा उनकी सेटिंग, मैचिंग वगैरह, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल रहता है। तो हमारा तो जब से सिक्किम्स बना है तब से नेफ्रोलॉजी वहाँ है, यूरोलॉजी वहाँ है, एनेस्थीसिया बहुत बेहतरीन टीम है, उनका ज़बरदस्त सपोर्ट रहता है, इम्यूनोलॉजी का रहता है, फार्माकोलॉजी, पैरामेडिकल स्टाफ्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी का रहता है कि जो भी किसी भी लेवल पे, चाहे हमें इनिशियली उनको मैनेज करना है दवाइयों से, किसी सर्जिकल प्रोसीजर से, डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से, तो हर हवाले से, हर चीज़ से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि। और हम यहाँ स्किम्स में 1999 से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो 25 साल से ज़्यादा टाइम हो गया कि हम वहाँ से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे पास है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बता दिया, अभी एक और सवाल हमारे सामने आ रहा है ये चीज़ के, एक पेशेंट को आप ट्रांसप्लांट करने के लिए आपने देख लिया, डोनर भी आ गया, सारे लवाजमात जो है, जैसे कहीं पे अब इसको रिलेशन को देखना है कि कहाँ पर है वो आपको पता चला। अब ये बात बताइए कि इसमें जो पैसों का अमल दखल है, जैसे अगर हम कहेंगे कि सोशल मीडिया पढ़ते पढ़ते वनकस, हालांकि हमारे पास इस वक्त ये फैसिलिटी भी इस सिलसिले में है, अगर हम गोल्डन कार्ड की बात करेंगे उसमें भी मदद मिल सकती है। तो वो जो वो पार्ट है जहाँ पर इस पेशेंट को मॉनिटरी मदद की ज़रूरत है, जी। तो वो किस तरह से देखा जाए, अथवा के NGO अथवा कुंजाई का स्कीम या कपर मदद में बेसिकली जो हम स्कीम्स में करते हैं वो तो गोल्डन कार्ड के अंडर ही होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कुछ टाइम पहले हमने ये इसमें लाया ये तो गवर्नमेंट की मदद से, तो ये गोल्डन कार्ड के अंदर होता है। तो वो बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि मेजर एक जो कॉस्ट है जो सर्जरी वगैरह का इनिशियल है या जो इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों का, तो वो उसमें बहुत हद तक कवर होता है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। उसके बाद आगे तो क्योंकि इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इम्यूनोसप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, क्योंकि दूसरे की किडनी आई है, ये कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो कुछ दवाइयाँ इनको जिसको हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं वो हमेशा लेनी पड़ती है। तो इनिशियल ये गोल्डन कार्ड के अंडर कवर पहले साल में वो होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तो फिर उसके आगे थोड़ा रोल NGO वगैरह का बनता है, तो वो वहाँ पे उनका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल जो बेसिक वर्कअप है या सर्जिकल जो वो गोल्डन कार्ड के अंदर होता है, तो वो बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत खूब जिस तरह से आपने समझाया। तो इस मान लेते हैं ट्रांसप्लांट हुआ किसी का, हम रिस्क की बात करेंगे और फिर उसकी लाइफ की बात करेंगे, तो किस तरह के रिस्क कौन कौन? देखिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांसप्लांट हुआ उस टाइम उसकी कंडीशन क्या थी पेशेंट की।
तो वो कितना प्रिजर्व था, कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे, वो क्या था, उसकी एज कितनी थी, और जो डोनर था वो उसकी एज कितनी थी, उसका बेसिक जो हेल्थ था वो कैसा था, और मैचिंग कितनी अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि अगर हमने किसी ऐसे ट्रांसप्लांट किया कि जिसकी ओवरऑल कंडीशन ठीक थी और दूसरा पेशेंट था जिसकी बहुत कम कंडीशन हो, तो थोड़ा फ़र्क होता है। इसी तरह डोनर टू डोनर, ब्रदर सिस्टर हो, आइडेंटिकल ट्विन्स हो, फादर मदर हो, तो एक मैचिंग अच्छी रहती है, तो लॉन्ग टर्म उनका अच्छा रहता है। लेकिन अब क्या है कि आजकल की दवाइयाँ, इम्यूनोसप्रेशन इतनी अच्छी आई है, तो वो जो रिजेक्शन पार्ट है उसको बहुत बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, और अगर थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो भी जाए वो भी ट्रीट होती है दवाइयों से। लेकिन आगे वही ख्याल रखना है कि मतलब फिर से ब्लड प्रेशर, फिर से डायबिटीज़ या कोई दवाइयाँ, पेन किलर्स वगैरह, उन सब चीज़ों की ये बेसिकली ये पेशेंट हमेशा फॉलोअप पे रहते हैं, नेफ्रोलॉजी वालों के साथ भी और हमारे साथ यूरोलॉजी में भी। तो इनको एहतियात किस तरह के बरतने की जरूरत है? एहतियात ये है कि इनको हमेशा रेगुलरली देखना है कि इनका किडनी फंक्शन टेस्ट कैसा रह रहा है, यूरिन में कितना, क्या कोई प्रोटीन तो फिर से नहीं आ रहा है, स्टोन तो नहीं बन रही है, बाकी पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो सब कर। सो जब ये टाइमली पीरियडिकली चेकअप के लिए आएंगे तो ये सब चीज़ें उनकी, और खसूसी तौर पे जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स है उनका डोज को भी अप डाउन करना पड़ता है। तो रेगुलर फॉलोअप में जब ये रहेंगे तब ये ठीक रहता है। एक खास बात उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ये चीज़ के ओबेसिटी जो है, मतलब तम पतन तथ को खास ख्याल था क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से बड़ा ये है। देखिए जब ट्रांसप्लांट किया तो ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डाइट, जंक फूड, तो सीधा इनका तो इन्फ्लुएंस है ही है। इन चीज़ों पे तो बहुत बहुत, खासकर स्मोकिंग या हाई सॉल्ट, इन चीज़ों पे तो बहुत ख्याल रखना है। कोई भी अननेसेसरी चीज़, जंक फूड, पेन किलर्स, इनका तो हर पेशेंट को रखना, तो इन पेशेंट को तो ज़्यादा ही रखना है। एक ख़ास बात जो आज के प्रोग्राम के आखिर पे हम आपको कहना चाहेंगे वो ये है कि जो इस वक्त हम शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में वाकई तौर में दिल की बात हम कहेंगे आपको, टीम जो देखते हैं अभी आपस में प्यार मोहब्बत, जैसे अगर हम डायरेक्टर स्किम्स की बात करेंगे, डॉक्टर अशरफ साहब की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, डॉक्टर रूफ साहब की बात करेंगे, डॉक्टर मसूद साहब की बात करेंगे, जितने भी अभी हेड्स वगैरह है, एक किस्म का जो कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं तो वाकई तौर वो हौसला अफजा है और फ़ायदा एक मिलता है। शायद आपका कोई गोल भी होगा उस सिलसिले में। तो जम्मू कश्मीर का आवाम जो है, जो आपको इस वक्त दूरदर्शन न्यूज़ के ज़रिए से, जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, इस किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, इस फैसिलिटी के हवाले से किस तरह का आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा आपके पास, आप फरमाइए। जी देखिए, बेसिकली हमें कोशिश करनी है कि इस लेवल पे इंसान ना आ जाए, इस पोजीशन पे। जो भी हमारे मैनेजेबल डिजीज़ है, खुसूसी तौर पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये पेन किलर्स खाना, इनका टाइम से अगर इलाज हो, कंट्रोल हो, तो ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन खुदा न खासा अगर अब ये सिचुएशन बनती है तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, स्कीम सौरा में आप आ सकते हैं। तो जहाँ पे ज़रूरत हो हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द पेशेंट का वर्कअप जितना जल्दी हो जाए तो ये फैसिलिटी उनके पास आ जाए। इसमें हर किसी का रोल है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है, बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी डिपार्टमेंट्स है, सब आज तक जितने सीनियर्स भी रहे हैं, सब कुलीग्स रहे हैं, सब ने अपना अपना रोल अदा किया है। तो कोशिश यही रहती है कि पेशेंट को हम बेस्ट पॉसिबल पहले अवेयरनेस दे दे, थोड़ा सा गाइडेंस दे दे, फिर जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मेडिकल हो, सर्जिकल हो, या फाइनली ट्रांसप्लांट हो, डायलिसिस हो, जो भी है, तो उसको एक सही मशवरा मिले, टाइमली मिले, सो दैट कि उसका जो भी ये कंसर्न है वो अच्छे से अच्छे टाइम पे एड्रेस हो जाए। डॉक्टर आरिफ हमीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन न्यूज़ को दे दिया, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे आवाम को दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक मैसेज आपको हमारी तरफ से इस तरह से है कि जब हम अचानक सुनते हैं, अचानक देखते हैं कि फ़लानी आदमी है, उसकी किडनीज़ ख़राब हो गई, फिर कुछ दिन के बाद उसका इलाज हो गया और उसकी डेथ हुई, आइए क्यों ना हम देखें कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आज बता दिया कि आपको अपने ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ब्लड शुगर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पे हम साइलेंट ब्लड शुगर देखते हैं, कहीं पे हम साइलेंट ब्लड प्रेशर देखते हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। वारियान जान दवही दारित सन बासे थोड़ा फर्क आ गई तो बस सुन दारित पत दिस पोत कुन नज़र की, मगर किस रितल आप तरह ये पता नहीं है किस तरह की सिचुएशन होती है। तो इस चीज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हमारी किडनीज जो है वो महफूज रहें और हम महफूज रहें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।